बच्चों बिल्कुल मजे में। तो आज अपन एक बहुत ही बढ़िया सवाल डिस्कस करेंगे। सवाल अपना मल्टी कॉन्सेप्चुअल होगा। इसमें अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैकेनिक्स को अच्छी तरीके से लिंकअप करके सवाल को करेंगे। तो चलो चालू करते हैं। तो स्क्रीन पर तुम्हें एक डायग्राम दिख रहा होगा। तो अपने पास दो चार्ज पार्टिकल हैं। एक तो ये वाला है जिसको मैं ए बोल रहा हूँ, और एक अपने पास ये वाला है जिसको मैं बी बोल रहा हूँ। तो जो अपना बी वाला चार्ज पार्टिकल है ना, उसके चार्ज की वैल्यू कैपिटल क्यू है और ये अपना फिक्स है। मतलब बी वाला तुम्हारा मूव कर नहीं रहा है। और जो तुम्हारा चार्ज पार्टिकल ए, उसके चार्ज की वैल्यू स्मॉल क्यू और मास अपना स्मॉल एम है। और इस चार्ज पार्टिकल ए के पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो अपनी वी के बराबर है, और जो कि इस तरफ है। ठीक है। तो ये तुम्हारा इनिशियल लाइन ऑफ मोशन है चार्ज पार्टिकल ए का। तो इस इनिशियल लाइन ऑफ मोशन का इस वाली लाइन से, किस वाली लाइन से, इस वाली लाइन से जहां पर चार्ज पार्टिकल बी प्लेस्ड है, तो उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तुम्हारा एल के बराबर है। और इस एल को ही बोला जाता है इम्पैक्ट पैरामीटर। अभी जो इम्पैक्ट पैरामीटर वाला जो वर्ड है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इम्पैक्ट पैरामीटर है क्या। ठीक है। जो चार्ज पार्टिकल ए और चार्ज पार्टिकल बी की जो बीच की दूरी ना, वो बहुत ज्यादा है इनिशियली। क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी बहुत ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि ये वाली दूरी भी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ये वाली लाइन की लेंथ तो इससे भी बड़ी होगी। ठीक है। तो जो तुम्हारा इनिशियल दूरी है चार्ज पार्टिकल ए और चार्ज पार्टिकल बी की, वो अच्छी खासी है, मतलब इन्फिनिटी तुम ले सकते हो। अब तुम्हें निकालना क्या है कि ड्यूरिंग द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ए और चार्ज पार्टिकल बी की बीच की मिनिमम दूरी क्या होगी। एक तो ये तुम्हें निकालना है, और दूसरी चीज क्या निकालनी है तुम्हें, दूसरी चीज ये निकालनी है तुम्हें कि ये तो अपने पास क्या था, इनिशियल लाइन ऑफ मोशन था चार्ज पार्टिकल ए का। ठीक है। जब वो सपोज बहुत दूर चला गया, तो ये अपने पास उसका फाइनल लाइन ऑफ मोशन है। तो अपने वो इनिशियल लाइन ऑफ मोशन से कितना डेविएट हुआ है, मतलब एंगल ऑफ डिविएशन तुम्हें फाइंड आउट करना है। ठीक है, गिवन वेरिएबल के टर्म्स में। तो अपन करते हैं। तो पहले तो अपन मिनिमम दूरी फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर अपन एंगल ऑफ डेविएशन भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है भाई, तो चालू करते हैं। तो तुम देखो, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ पहले। जैसे मैं इसको ए बोल रहा हूँ, इसको मैं बी बोल रहा हूँ, और ये अपना इम्पैक्ट पैरामीटर हो गया जो कि एल के बराबर है। अगर मैं ए और बी को एज अ सिस्टम में इंक्लूड करूं, तो क्या इस सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व है या नहीं, कंजर्व और नॉट कंजर्व। तो तुम देखो, जब तुम ए और बी को एज अ सिस्टम में इंक्लूड कर रहे हो ना, तो तुम देखो जो तुम्हारे सिस्टम का जो मोमेंटम है ना, वो कंजर्व नहीं है। क्यों नहीं है कंजर्व, वो मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ। तो मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ। जब तुम्हारा चार्ज पार्टिकल ए इधर होगा, तो मैंने इसे ज्वाइन कर दिया, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि चार्ज पार्टिकल ए और चार्ज पार्टिकल बी पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग ही लगेगा। तो ये अलोंग द लाइन जॉइनिंग ही लग रहा है। मतलब इस पर तो कुछ ऐसे लगेगा, और इस पर थोड़ा सा गलत बन गया, बिल्कुल सीन में बना देते हैं अपन। ए पर तो कुछ ऐसा लगेगा, और बी पर कुछ ऐसा लगेगा। ठीक है। ये अपना एफ ई के बराबर होगा, ये भी अपना एफ ई के बराबर होगा। तो मतलब जो अपना एफ ई वाला फोर्स है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो तो अपना इंटरनल फोर्स हो जाएगा। मतलब मैं ए और बी को एज ए सिस्टम में मान लूँ, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना यार। तो एफ ई तो अपना इंटरनल फोर्स हो जाएगा भाई। ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो जब मैं इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर समेशन ले लूंगा, तो वो नल वेक्टर आ जाएगा। लेकिन तुम देखो, जो तुम्हारा चार्ज पार्टिकल बी है ना, वो तुम्हारा मूव नहीं कर रहा है, वो तुम्हारा फिक्स है। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि मान लो कि जो तुम्हारा हिंज फोर्स है, कुछ ऐसे लग रहा होगा फिर एफ ई को बैलेंस आउट करने के लिए। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि जो तुम्हारा एफ हिंज है, वो तुम्हारा एफ ई के बराबर होगा। और ये जो एफ हिंज है ना, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, जब तुम ए और बी को एज ए सिस्टम में इंक्लूड कर रहे हो। तो एफ हिंज विल बी एक्सटर्नल फोर्स when we include A and B as सिस्टम। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स आ गया है, तो मोमेंटम तो कंजर्व हो ही नहीं सकता। तो मोमेंटम इज नॉट कंजर्व। तो मोमेंटम अपना कंजर्व नहीं है। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कांट बी कंजर्व्ड। तो ये बात हो गई मोमेंटम की।
अब मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जब मैं ए और बी को ऐसे सिस्टम में ले रहा हूँ तो क्या इस सिस्टम की जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व है क्या? जब ए एंड बी ऐसे सिस्टम में इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी इज कंजर्व, तो इसकी बात अपन कर लेते हैं अब। तो तुम देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तुम कब अप्लाई कर सकते हो? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, जब कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो। अगर ये दोनों फोर्स है भी तो इनके वर्क डन कितने होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो जब तुम ए और बी को ऐसे सिस्टम में इंक्लूड कर रहे हो ना, तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो उसके कारण तो मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन जो तुम्हारा हिंज फोर्स है उसके कारण मैं कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख सकता। तो वो जो तुम्हारा हिंज फोर्स होगा ना, वो एक्सटर्नल फोर्स के रूप में काम करेगा। लेकिन क्या उस एक्सटर्नल फोर्स का कुछ वर्क डन है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं है, मतलब उसका वर्क डन मेरा 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि जिस पॉइंट पर तुम्हारा ये हिंज फोर्स लग रहा है ना, तो इस हिंज फोर्स का कोई वर्क डन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा वर्क डन भाई? वर्क डन इसलिए नहीं होगा कि जिस पॉइंट पर वो लग रहा है ना, तो उस पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का कोई डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं है, तो उस फोर्स का वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। तो मुझे पता है कि एक्सटर्नल फोर्स है तो सही, जो कि एफ इंच के बराबर है, लेकिन इसका वर्क डन कितना है? वर्क डन इज 0। ठीक है, अगर वर्क डन 0 है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी में कंजर्व कर सकता हूँ। ठीक है भाई, तो यस वी कैन कंजर्व टोटल मैकेनिकल एनर्जी। सही बात है। तो ये मुझे पता चल गया है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो अपनी कंजर्व है, लेकिन मोमेंटम अपना कंजर्व नहीं है। ठीक है भाई, अब तुम देखो इधर, अब मैं एक और बात करना चाह रहा हूं। अब तुम देखो, क्या तुम्हारा जहां पर चार्ज पार्टिकल बी लोकेटेड है, तो उस पॉइंट के अबाउट क्या चार्ज पार्टिकल ए का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है या नहीं है? मतलब इसको मैं पॉइंट ओ बोल देता हूँ, जहां पर चार्ज पार्टिकल बी लोकेटेड है, तो क्या पॉइंट ओ के अबाउट तुम्हारा चार्ज पार्टिकल ए का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व है या नहीं है? तो तुम देखो इधर, ए और बी को मैं एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं करता क्या, अब तुम देखो, ए पर जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, ए पर जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, वो हरदम तुम्हारा लाइन ज्वाइनिंग के अलग होगा। मतलब एफ ई कुछ ऐसे, एफ ई कुछ ऐसे, एफ ई कुछ ऐसे, एफ ई कुछ ऐसे। तो ये जो अपने पास इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्या हरदम ये पॉइंट ओ से पास करेगा कि नहीं करेगा? भाई चार्ज पार्टिकल ए पर तो एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, जो कि कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ठीक है, अब वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हरदम लाइन जॉइनिंग के अलग लगेगा। अगर वो लाइन जॉइनिंग के अलग लगेगा तो हरदम वो चार्ज पार्टिकल बी से पास करना चाहिए, मतलब पॉइंट ओ से पास करना चाहिए। अगर वो हरदम पॉइंट ओ से पास कर रहा है तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई का पॉइंट ओ के अबाउट कोई टॉर्क आएगा क्या? बिल्कुल टॉर्क नहीं आना चाहिए। अगर टॉर्क नहीं आना चाहिए तो मतलब कोई एक्सटर्नल टॉर्क है ही नहीं पॉइंट ओ के अबाउट, तो पॉइंट ओ के अबाउट अपना जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है? कंजर्व है। बस ये लिखना चाह रहा हूं मैं। अबाउट पॉइंट ओ एफ ई टॉर्क इज ऑलवेज 0 as Fe always pass through point O। सही बात है। तो अब तुम देखो, अगर Fe हरदम पॉइंट O से पास कर रहा है तो Fe का टॉर्क कितना है? 0 के बराबर है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ चार्ज पार्टिकल A अबाउट पॉइंट O इज कंजर्व्ड। सही है ना भाई? तो यहाँ पर अपन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन
चार्ज पार्टिकल ए का मैं अप्लाई कर सकता हूँ पॉइंट ओ के अबाउट। ऐसा नहीं तुम किसी भी पॉइंट के अबाउट कर दोगे, केवल पॉइंट ओ के अबाउट, ठीक है। तो पॉइंट ओ के अबाउट जो अपना एंगुलर मोमेंटम है ना, वो क्या है, कंजर्व है। चलो यार, अब मेरे को तो मिनिमम दूरी निकालनी है, तो मिनिमम दूरी की अपन बात करते हैं, ठीक है भाई। तो अब तुम देखो इधर, जैसे एक लोकेशन में ये मान लेता हूँ और एक लोकेशन में ये मान लेता हूँ चार्ज पार्टिकल ए का, क्योंकि इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो तो कुछ ऐसे ही होगी। भाई चार्ज पार्टिकल ए की जो ट्रेजेक्ट्री है वो तो कुछ ऐसे ही होगी। अपन को तो मिनिमम दूरी निकालनी है, तो निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब तुम देखो, चार्ज पार्टिकल ए और चार्ज पार्टिकल बी के बीच की, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, ये अपना ए के बराबर होगा। चार्ज पार्टिकल ए और चार्ज पार्टिकल बी के बीच की मिनिमम दूरी कब होगी? तो मेरे हिसाब से चार्ज पार्टिकल ए और चार्ज पार्टिकल बी की बीच की मिनिमम दूरी जब होगी जब कोई भी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नहीं होगा। मतलब तुम देखो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन है ना, तो उसके अलोंग कोई भी तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी चार्ज पार्टिकल ए का जो वेलोसिटी होना, वो उस लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर हो, उसके अलोंग कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि चार्ज पार्टिकल बी तो कभी मूव कर ही नहीं रहा है। तो अगर चार्ज पार्टिकल ए का कोई भी वेलोसिटी अगर उस लाइन जॉइनिंग के अलोंग आ गया ना, तो वो उस दूरी को बढ़ाएगा या घटाएगा, ठीक है। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि लाइन जॉइनिंग के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब चार्ज पार्टिकल ए की जो भी वेलोसिटी हो ना, वो लाइन जॉइनिंग के कैसा हो, परपेंडिकुलर हो, ताकि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो, 0 के बराबर हो, और अपन मिनिमम दूरी निकाल सकें। जैसे मैं इसको और समझा सकता हूँ तुम्हें। जैसे मान लो कि चार्ज पार्टिकल ए अपना इधर है, अब इसकी एक वेलोसिटी तो अपना लाइन जॉइनिंग के अलोंग है और एक वेलोसिटी अपना लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये v1 क्या करेगा, v1 बेसिकली ए और बी की बीच की दूरी क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। तो v1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी की बीच की दूरी को ये चेंज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। v2 तुम्हारा चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो लाइन जॉइनिंग के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब तुम देखो, इनके बीच की दूरी मिनिमम जब होगी जब v1 की वैल्यू कितना हो जाए, 0 के बराबर। मतलब सारी की सारी जब वेलोसिटी हो वो लाइन जॉइनिंग के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। मतलब उस इंस्टेंट पर कोई भी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ना हो। जैसे मान लेता हूँ कि सारी की सारी वेलोसिटी लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर है, जिसको मैं v डैश बोल देता हूँ, और ये वाली दूरी क्या हो जाएगी अपने पास, मिनिमम दूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मिनिमम दूरी, ठीक है भाई। तो जब तुम्हारा ए और बी की बीच की दूरी मिनिमम होगी, तो ए के पास जो भी वेलोसिटी होगा ना, वो लाइन जॉइनिंग की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है भाई। अब अपन को ये मिनिमम दूरी निकालनी है, तो एक तो मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकता हूँ, और एक मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकता हूँ चार्ज पार्टिकल ए का अबाउट पॉइंट ओ। मोमेंटम मैं कंजर्व कर नहीं सकता क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है सिस्टम के पास, ठीक है। तो भाई पहले अपन टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो तुम देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी, तो तुम देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी तो केवल ए के पास होगी, बी के पास तो हो नहीं सकती, क्योंकि बी तो हरदम फिक्स है। और ए के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, क्या वो हाफ mv² के बराबर होगी। तो ये अपने पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी सिस्टम की। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी सिस्टम की, 0 भाई। क्यों 0 भाई, क्योंकि अपन को पता है कि किन्हीं भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, के q1 q2 अपॉन उनकी बीच की दूरी। तो अब तुम देखो, इनिशियली ए और बी की बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है, मतलब इन्फिनिटी के बराबर है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसको टेंड करेगी, 0 को टेंड करेगी, ठीक है। अब फाइनल सिचुएशन में उसको बोल रहा हूँ जब ए और बी की बीच की दूरी क्या हो, मिनिमम हो। तो इस इंस्टेंट पर जो सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो केवल ए के पास होगी, क्योंकि बी तो अपना फिक्स है, और वो कितनी होगी, हाफ एम वी डैश का होल स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी,
के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन उनके बीच की दूरी, जो कि कितनी है, आर मिनिमम है। तो एक इक्वेशन तो ये रही अपने पास, और दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी अपने पास, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ए अबाउट पॉइंट ओ। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा चार्ज पार्टिकल ए का अबाउट पॉइंट ओ, मतलब ये ओ पॉइंट बोल दिया मैंने, ठीक है। कौन सा वाला, ये वाला, इसको मैं वो बोल रहा हूँ। ये अपने पास इम्पैक्ट पैरामीटर है जो कि एल के बराबर है। तो तुम देखो जो अपन का इनिशियल लाइन ऑफ मोशन है चार्ज पार्टिकल ए का, वो ये वाला है, ठीक है। तो लाइन ऑफ मोशन से इस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, मतलब पॉइंट ओ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, क्या वो अपना इस वाली लेंथ के बराबर होगा, और ये वाली लेंथ है क्या बेसिकली मेरा इम्पैक्ट पैरामीटर की लेंथ। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या लिख सकता हूँ मैं, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में लिख सकता हूँ एम वी एल। और जब ये चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल बी की बीच की दूरी मिनिमम होगी, तो चार्ज पार्टिकल ए का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा पॉइंट ओ के अबाउट। तो अब तुम देखो जो तुम्हारा लाइन ऑफ मोशन है वो ये वाला होगा, और इस लाइन ऑफ मोशन का इस पॉइंट ओ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या वो आर मिनिमम के ही बराबर होगा, बिल्कुल होगा आर मिनिमम के बराबर। तो अपन जब एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे वो क्या लिखूंगा मैं, मतलब चार्ज पार्टिकल ए का पॉइंट ओ के अबाउट जो मैं एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा वो क्या लिखूंगा मैं, वो लिखूंगा मैं एम वी डैश इंटू आर मिनिमम। अब मुझे पता है कि ये जो एल इनिशियल है और ये जो एल फाइनल है ये बराबर होनी चाहिए, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अपना वैलिड है। तो अगर अब मैं इसको बराबर करता हूँ तो क्या आएगा अपने पास आएगा एम वी एल इज इक्वल्स टू एम वी डैश इंटू आर मिनिमम। तो एम से एम कट गया, मेरे हिसाब से जो वी डैश की वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, वी एल अपॉन आर मिनिमम, ठीक है भाई। अभी जो वी डैश की वैल्यू आ रही है ना, इसको अपन यहाँ पर पुट कर देंगे, तो पुट कर देते हैं एक बार। तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस जीरो इज इक्वल्स टू हाफ एम वी डैश की जगह आ जाएगा अपने पास वी एल अपॉन आर मिनिमम का होल स्क्वायर प्लस के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन आर मिनिमम। मेरे हिसाब से ये जो अपने पास इक्वेशन बन रही है, ये जो इक्वेशन बन रही है अपने पास, वो आर मिनिमम में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो इसके दो रूट्स होंगे, टू रूट्स विल बी देयर। एक रूट अपना पॉजिटिव होगा और एक रूट अपना नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो जो पॉजिटिव वाला होगा वही अपना क्या होगा, आंसर होगा, और नेगेटिव वाले को अपन रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। आंसर तुम कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि चीज़ें तुम्हें बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ आई होगी, ये मिनिमम डिस्टेंस वाली, ठीक है, तुम देख सकते हो इसको। अब अपन इसका जो अगला वाला पार्ट है जो कि एंगल ऑफ डेविएशन अपन को फाइंड आउट करना है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो तुम देखो इधर जो तुम्हारा चार्ज पार्टिकल ए है, तो उसका जो ट्रेजेक्ट्री होगा वो कुछ ऐसे होगा। तो जब ये चार्ज पार्टिकल ए इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा तो इस चार्ज पार्टिकल ए की स्पीड कितनी होगी, तो वो मेरे को निकालना है। तो तुम देखो वो वाली जो स्पीड होगी ना, मेरे को लगता है वो इनिशियल स्पीड के ही बराबर होगी जो कि v है। ऐसा क्यों होगा, तुम देखो, जैसे कि मैं पहले ही बता ही चुका हूं कि जो अपन की जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है ना वो कंजर्व है। अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी अपनी कंजर्व है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, सही है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होगी, सही है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी भाई। जीरो क्यों होगी, क्योंकि ये वाला चार्ज और ये वाले चार्ज के बीच की जो दूरी है ना वो बहुत ज़्यादा है, मतलब इन्फिनिटी के बराबर है। तो पोटेंशियल एनर्जी अपनी जीरो को टेंड करेगी, ठीक है। जब ये इन्फिनिटी पर पहुंचेगा तो इसका स्पीड मैं वी डैश बोल देता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूंगा मैं, हाफ एम वी स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, मतलब हाफ एम वी डैश का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो दोबारा ये इन्फिनिटी पर पहुंच रहा है
तो अगर ये इन्फिनिटी पर पहुंच गया तो ये वाली जो दूरी हो जाएगी इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच की वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, मतलब इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगी। तो दोबारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि जो v डैश है वो मेरा v के बराबर है। तो मतलब जो अपन का इनिशियल मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है चार्ज पार्टिकल ए का, और जो फाइनल मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है चार्ज पार्टिकल ए का, वो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, मोमेंटम सेम नहीं, क्योंकि डायरेक्शन तो बदल रही है। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना है। तो तुम देखो इनिशियल डायरेक्शन अपना ये वाला है। ठीक है, जब ये चार्ज पार्टिकल है दोबारा इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा तो इसका जो डायरेक्शन है कुछ ऐसा होगा। तो मैं इसको बेसिकली ऐसे एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो ये एसिम्पटोड वाली लाइन पे ही आएगा बेसिकली। तो अपन की ये इनिशियल डायरेक्शन, मतलब ये इनिशियल डायरेक्शन अपना, ये अपना फाइनल डायरेक्शन है, तो अपने ये इनिशियल डायरेक्शन से कितना डेविएट हुआ है, तो यही अपन के पास जो एंगल है वही क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन होगा। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो एंगल है ये क्या अपने पास डेल्टा के बराबर है। तो डेल्टा की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो निकालने की अपन कोशिश करते हैं। अब तुम देखो, अब मैं बोल रहा हूं ये अपन का इनिशियल मोमेंटम का डायरेक्शन है, ये अपन के पास फाइनल मोमेंटम का डायरेक्शन है, और मुझे पता है कि ये वाला जो एंगल है, कौन सा वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये अपना डेल्टा के बराबर है। ये अपना p फाइनल वेक्टर हो गया, ये अपने पास p इनिशियल वेक्टर हो गया। ठीक है, अब मुझे जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है बेसिकली डेल p वेक्टर, मतलब चेंज इन मोमेंटम वेक्टर, जो कि क्या होगा अपने पास p फाइनल वेक्टर माइनस p इनिशियल वेक्टर। ठीक है, और ये भी मेरे को पता है कि जो p फाइनल वेक्टर है और जो p इनिशियल वेक्टर है इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होंगे, जो कि कितना होगा, mv के बराबर होगा। तो इसको मैं p लिख देता हूँ। तो p बराबर क्या है अपने पास, mv है, लेकिन p फाइनल वेक्टर और p इनिशियल वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। तो हमारा जो p इनिशियल वेक्टर और p फाइनल वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, तो एंगल बिटवीन p फाइनल वेक्टर एंड p इनिशियल वेक्टर, तो ये तो मेरे हिसाब से तुम्हारा डेल होना चाहिए, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन के बराबर होना चाहिए, मतलब ये वाला एंगल होना चाहिए। सही बात है। तो अब तुम देखो, जब मैं p फाइनल वेक्टर माइनस p इनिशियल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूंगा, तो मुझे पता है कि ये जो दोनों वेक्टर हैं वो मैग्नीट्यूड में सेम है। ठीक है, तो इनका जो सब्ट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड आना चाहिए वो मेरे हिसाब से आना चाहिए 2p साइन डेल बाई 2 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे सपोज मैं b वेक्टर माइनस a वेक्टर जब करता हूँ तो ये मेरे पास आता है 2ab साइन थीटा बाई 2, या फिर 2, क्या लिख रहा हूँ मैं यार, एक चीज़ गलत लिख दी मैंने, 2ab थोड़ी, 2a साइन थीटा बाई 2, या फिर 2b साइन थीटा बाई 2। और यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि जो a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है और जो b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, आ रहा है समझ। और ये थीटा क्या है तुम्हारा, एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो यहाँ पर तुम देखो p इनिशियल वेक्टर और p फाइनल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड वो सेम है, जो कि p के बराबर है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, डेल के बराबर है। तो क्या लिखूंगा मैं, 2p साइन डेल बाई 2, मतलब 2mv साइन डेल बाई 2। ये अपने पास क्या आ गया, डेल p वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ चुका है। ठीक है, तो एक तो अपने पास ये रिजल्ट है कि डेल p वेक्टर क्या होगा अपने पास, 2mv साइन डेल बाई 2। अब ये भी अपन को पता है कि जैसे अगर मेरे को p फाइनल वेक्टर माइनस p इनिशियल वेक्टर कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, p फाइनल वेक्टर प्लस माइनस p इनिशियल वेक्टर। सही है। तो अब तुम देखो इधर, p फाइनल वेक्टर तो अपना ऐसा है। ठीक है, p इनिशियल वेक्टर को मैं ऐसे बना सकता हूँ, गलत बोल रहा हूँ मैं, p इनिशियल वेक्टर नहीं, माइनस p इनिशियल वेक्टर को मैं ऐसे बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि जो अपन का जो ओरिजिनल p इनिशियल वेक्टर है वो कुछ ऐसा है। भाई ये अपने पास p इनिशियल वेक्टर है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, माइनस का p इनिशियल वेक्टर, और ये अपने पास p फाइनल वेक्टर है ही। तो मुझे पता है कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड, इसका और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो जो अपन का जो रिजल्टेंट वेक्टर आना चाहिए वो बिल्कुल बीचों बीच आना चाहिए। तो देखते हैं बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है क्या, बिल्कुल आएगा यार, बीचों बीच तो क्यों नहीं आएगा। तो अपन के पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो बिल्कुल बीचों बीच आएगा।
ठीक है, मतलब पी फाइनल वेक्टर और माइनस पी इनिशियल वेक्टर के बिल्कुल बीचों बीच। मतलब जैसे सपोज ये वाला एंगल अपने पास कितना था, डेल था, तो मुझे पता है कि ये टोटल एंगल कौन सा वाला, ये टोटल एंगल मेरे पास होगा पाई माइनस डेल। ठीक है, मुझे पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि ये वाला एंगल अपने पास कितना होगा, पाई माइनस डेल बाई टू, और ये भी कितना होगा अपने पास, पाई माइनस डेल बाई टू। आ रहा है तुम्हें समझ, मतलब पाई माइनस डेल बाई टू को क्या लिखोगे तुम, पाई माइनस डेल बाई टू को तुम लिखोगे पाई बाई टू माइनस डेल बाई टू, ये भी क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस डेल बाई टू। आ रहा है तुम्हें समझ, ठीक है। अब तुम देखो, ये अपने पास डेल पी वेक्टर का डायरेक्शन है, ये जो ग्रीन वाली लाइन जो मैंने बनाई है क्या अपने पास डेल पी वेक्टर का डायरेक्शन है। अब तुम देखो, जैसे तुम्हारा जो स्पीड में चेंज है ना, वो यहां से लेकर यहां तक हो रहा है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक जो तुम्हारे स्पीड में चेंज हो रहा है, वैसा ही स्पीड में चेंज तुम्हारा यहां से लेकर यहां तक होगा। क्यों होगा भाई, सिमेट्री के कारण, और कुछ नहीं भाई। जैसा अपन का स्पीड का चेंज यहां से लेकर यहां तक है, वैसे स्पीड का चेंज यहां से लेकर यहां तक होगा भाई, वी से लेकर वी डैश तक, फिर वी डैश से लेकर वी तक। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो अपने पास लाइन आ रही है, कौन सी वाली लाइन, ये वाली जो लाइन होगी अपने पास, वो आर मिनिमम वाली लाइन होगी। क्योंकि आर मिनिमम वाली लाइन, क्योंकि इस वाले पॉइंट पर जितनी भी अपने पास पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो आर मिनिमम वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो वी से वी डैश, फिर वी डैश से वी, तो स्पीड में जो चेंज है वो बिल्कुल सेम वे में हो रहा है। तो अगर वो सेम वे में हो रहा है तो मेरे हिसाब से जो अपन के पास जो चेंज इन मोमेंटम वाला जो वेक्टर है ना, वो इस वाली लाइन के अलोंग आना चाहिए। तो मतलब आर मिनिमम वाली लाइन और चेंज इन मोमेंटम वेक्टर वाली लाइन सेम ही होगी। क्योंकि मुझे पता है ना यार कि जो अपने पास मोमेंटम वेक्टर वाली लाइन है वो ये वाली है, और ये वाली लाइन ही क्या होगी मेरे पास, ये भाई ये वाली दूरी तो मैंने आर मिनिमम बोला था ना। कौन सी वाली दूरी आर मिनिमम बोला था, ये वाली दूरी, देखो ये वाली, ये अपने पास आर मिनिमम था। तो जो अपने पास आर मिनिमम वाली लाइन है और जो अपने पास डेल पी वेक्टर वाली लाइन है, वो बेसिकली क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो मेरे को पता चल गई है। चलो अब कैलकुलेट करते हैं अपन कि डेल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा अनयूजुअल मेथड है लेकिन करने का तरीका यही होगा। तो ये तो मैं लिख ही लेता हूँ कि डेल पी वेक्टर एंड आर मिनिमम line will be in same direction due to symmetry। सही है, तो अपन कैलकुलेट करने की अब कोशिश करते हैं। तो तुम देखो, मान लो कि चार्ज पार्टिकल ए तुम्हारा इधर है और एक इधर है, मतलब ये उसकी ट्रेजेक्ट्री है ना, ये उसकी ट्रेजेक्ट्री है। तो मैं मान लेता हूँ कि चार्ज पार्टिकल ए किसी स्टैंड पर इधर है, और इसको मैं चार्ज पार्टिकल बी से एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कर देता हूँ। तो कर दिया मैंने लाइन के थ्रू ज्वाइन, ये मैंने लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दिया। तो अब चार्ज पार्टिकल ए पर जो अपन के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा वो इस लाइन के अलोंग ही लग रहा होगा, जिसको मैं क्या लिख रहा हूँ, एफ ई लिख रहा हूँ। और ये चार्ज पार्टिकल ए और चार्ज पार्टिकल बी की दूरी में मान लेता हूँ इस इंस्टेंट पर कितनी है, आर के बराबर है। और ये वाली जो लाइन है अपनी, वो डेल पी वेक्टर के साथ जो एंगल बना रही है ना, वो मान लेता हूँ मैं कितना है, वो अल्फा के बराबर है। कितना है वो, अल्फा के बराबर है। दोबारा बोल देता हूँ, ये अपने पास लाइन ज्वाइनिंग चार्ज पार्टिकल ए एंड चार्ज पार्टिकल बी वाली लाइन है, और इसी लाइन के अलोंग चार्ज पार्टिकल ए पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन है वो अपन के पास चेंज इन मोमेंटम वेक्टर वाली लाइन से कितना एंगल बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है। ठीक है, तो अब तुम देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ, अच्छा चलो उससे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ कि इसमें एफ ई के कंपोनेंट कर लेता हूँ दो। कौन से दो कंपोनेंट, एक तो मैं डेल पी वेक्टर के अलोंग वाला कंपोनेंट, और एक मैं डेल पी वेक्टर के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। तो डेल पी वेक्टर के अलोंग वाला कंपोनेंट कितना होगा, तो मुझे पता है कि अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल भी अल्फा ही होगा। तो अगर मैं एफ ई के कंपोनेंट करूं तो ये कितना जगह, एफ ई कॉस अल्फा, और ये कितना जगह अपने पास, एफ ई साइन अल्फा। तो मुझे पता है कि डेल पी वेक्टर
को लाने में जो रिस्पॉन्सिबल है ना नेट, वो बेसिकली एफ ई कॉस एल्फा है। एफ ई साइन एल्फा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एफ ई कॉस एल्फा है। भाई जो फोर्स का कंपोनेंट तुम्हारा डेल पी वेक्टर के अलोंग आ रहा होगा ना, तो वही तो रिस्पॉन्सिबल होगा चेंज इन मोमेंटम वेक्टर लाने में। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ई कॉस एल्फा डी टी ओवर द एंटायर ड्यूरेशन, मतलब ओवर द एंटायर जर्नी ऑफ चार्ज पार्टिकल ए, ये अपना किसके बराबर होगा? डेल पी वेक्टर के बराबर होगा कि नहीं होगा? मतलब अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात कर लेता हूँ तो मैग्नीट्यूड में से लिख सकता हूँ ना मैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ई कॉस एल्फा डी टी, ये अपना किसके बराबर होगा? डेल पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, जो कि कितना अपने पास 2mv साइन डेल बाई 2। सही है कि नहीं है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नए पेज पर, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ई कॉस एल्फा डी टी का जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, मतलब ये नेट इम्पल्स है जो कि किसके बराबर होगा? 2mv साइन एल्फा बाई 2। भाई बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ एफ ई वेक्टर इंटू डी टी ओवर द एंटायर जर्नी, ये अपना डेल पी वेक्टर के बराबर होगा, इसमें कोई शक बात नहीं है। लेकिन मेरे को पता है कि एफ ई का कौन सा कंपोनेंट डेल पी के लिए रिस्पॉन्सिबल लाने में, तो वो एफ ई कॉस एल्फा वाला होगा। यहाँ पर तुम्हारा एल्फा वेरिएबल है, आर भी तुम्हारा वेरिएबल है। भाई ये एंगल तो चेंज होते जा रहा है ना, और ये आर भी तुम्हारा चेंज होते जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे तो मैं लिख सकता हूँ, मुझे पता है कि जो एफ ई की वैल्यू होगी वो क्या होगी? ये होगी के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन उनकी बीच की दूरी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बेसिकली के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन उनकी बीच की दूरी का स्क्वायर कॉस एल्फा डी टी इज इक्व टू 2mv साइन एल्फा बाय 2, ठीक है भाई। अब तुम देखो, मुझे पता है कि चार्ज पार्टिकल ए का जो एंगुलर मोमेंटम है ना, वो कंजर्व है पॉइंट ओ के अबाउट। पॉइंट ओ कौन सा वाला पॉइंट था? जहां पर चार्ज बी लोकेटेड था, सही है। तो अब तुम देखो, मुझे पता है कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा चार्ज पार्टिकल ए का पॉइंट ओ के अबाउट, तो ये मैं निकाल चुका हूं, कितना था वो अपने पास? एम वी एल के बराबर था, ठीक है। सपोज जब चार्ज पार्टिकल ए अपना इधर है, तो इसका मैं एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखूंगा? तो आसानी से लिख सकता हूं मैं एंगुलर मोमेंटम, जिसको मैं एल फाइनल बोल देता हूं। तो उसको क्या लिखूंगा मैं? आई ओमेगा से लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? भाई बिल्कुल लिख सकता हूं मैं आई ओमेगा से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई कितना होगा अपने पास? तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस पॉइंट के अबाउट? एम आर स्क्वायर। और यहां पर तुम देखो, जो तुम्हारा ओमेगा है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? भाई वो यही तो रिप्रेजेंट करेगा कि इस इंस्टेंट पर, इस इंस्टेंट पर, इस इंस्टेंट पर ये वाली जो लाइन है, कौन सी लाइन? ये वाली लाइन है ना, किस स्पीड से रोटेट हो रही है, मतलब किस एंगुलर स्पीड से रोटेट हो रही है, वही तो अपना ओमेगा रिप्रेजेंट करेगा। मतलब डी एल्फा बाई डी टी, यही तो अपना ओमेगा होगा। तो मैं ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ? डी एल्फा बाय डी टी, सही है। तो मुझे पता है कि जो एम आर स्क्वायर डी एल्फा बाई डी टी है, ये अपना किसके बराबर होगा? एम वी एल के बराबर होगा कि नहीं होगा? एम से एम कट गया है। मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से तुम देख सकते हो इधर कि जो तुम्हारा आर स्क्वायर का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है? वी एल डी टी बाय डी एल्फा। तो इसको तुम पुट कर सकते हो इधर, किधर? इधर पुट कर सकते हो। तो पुट करके देखते हैं अपन। तो इंटीग्रेशन ऑफ के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस एल्फा डी टी, इसका जो वैल्यू अपने पास कितना है? 2mv साइन एल्फा बाई 2, सही है। तो इंटीग्रेशन ऑफ के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर की जगह मैंने पुट कर दिया वी एल डी टी, और डी एल्फा मेरा ऊपर चल जाएगा, इंटू कॉस एल्फा डी टी इज इक्व टू 2mv साइन एल्फा बाई 2, सही है। यहाँ पर कुछ काटा पीटी हो रही है क्या? मेरे हिसाब से कुछ काटा पीटी तो हो नहीं रही है, तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ। अब तुम देखो इधर, के मेरा कांस्टेंट है, कैपिटल क्यू मेरा कांस्टेंट है, स्मॉल क्यू मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। वी भी मेरा कांस्टेंट है, कैपिटल एल भी मेरा कांस्टेंट है। ये डी टी और ये डी टी कट गया है, तो के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन वी कैपिटल एल, ये सब कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा? कॉस एल्फा डी एल्फा,
ये अपना किसके बराबर होगा, 2mv साइन अल्फा बाय 2 के बराबर होगा। तो इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। अब जो अपना अल्फा है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो उसको समझने की अपन कोशिश करते हैं। तो तुम देखो ये जो चार्ज पार्टिकल ए है ना वो बहुत दूर है, मतलब ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो ऑलमोस्ट ऐसी लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन, ये वाली लाइन के बराबर होगी। भाई ये बहुत दूर है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर है। तो ये वाली जो लाइन है अपनी वो ऑलमोस्ट कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, तो अब तुम देखो जो अपन अल्फा जो मेजर कर रहे हैं ना वो इस डेल पी वेक्टर वाली लाइन से मेजर कर रहे हैं। तो अब तुम देखो ये वाला जो एंगल है, कौन सा वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा, भाई कैलकुलेट कर रखा मैंने पहले से ही। भाई ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा अपने पास, तो ये मेरे पास होगा पाई माइनस डेल बाई 2, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ होगा ये। भाई तुम देखो ना, जो तुम्हारा चार्ज पार्टिकल ए है वो बहुत दूर है, तो ऑलमोस्ट तुम स्ट्रेट कंसिडर कर सकते हो। तो ये जो चार्ज पार्टिकल ए है, मतलब चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल बी को मैं एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये वाली लाइन के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, तो मेरे हिसाब से ये अपना इसी एंगल के तो बराबर होगा, जो कि कितना होगा, पाई माइनस डेल बाई 2। लेकिन ये नेगेटिव साइंस में लूंगा मैं, क्योंकि पॉजिटिव साइंस में तो मैं ऐसे ले रहा हूँ, तो इसको मैं नेगेटिव साइंस में लूंगा। तो ये जो चालू होगा अपने पास लिमिट, वो कहाँ से चालू होगा, पाई माइनस डेल बाई 2, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। और ये कहाँ तक जाएगा, तो अब तुम देखो चार्ज पार्टिकल ए तुम्हारा जो है वो इधर पहुंच चुका है। ठीक है, तो अब तुम देखो ये वाली जो लाइन है, ठीक है, मतलब इस वाले चार्ज पार्टिकल को और इस वाले चार्ज पार्टिकल को एक मैं लाइन के थ्रू ज्वाइन करता हूँ। तो अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो वो ऑलमोस्ट अपनी ऐसी बनेगी, क्योंकि बहुत दूर है ये, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल होगी, और ये बहुत दूर पहुंच गया, मतलब ऐसे। तो ये वाली लाइन अगर मैं बनाता हूँ और ऐसे लाइन अगर मैं बनाता हूँ, मतलब ये लाइन ये सब क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो अब तुम देखो ये वाली जो लाइन है बेसिकली पी फाइनल वेक्टर के अलोंग ही होगी ना, पी फाइनल वेक्टर के अलोंग ही होगी अपना। सही है, लगभग लगभग मैं ऐसा तो बोल ही सकता हूँ ना, क्योंकि ये बहुत दूर पहुंच गया है। तो ये वाली जो लाइन है अपनी, वो इस वाली लाइन से कितना एंगल बना रही है। ठीक है, मतलब पी फाइनल वेक्टर वाली लाइन अपने डेल पी वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रही है, तो ये तो मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ ना यार। ये अपना कितना होगा, पाई माइनस डेल बाई 2, लेकिन ये पॉजिटिव वे में होगा। कैसा होगा ये, पॉजिटिव वे में होगा, पाई माइनस डेल बाई 2, लेकिन कैसा होगा, पॉजिटिव वे में होगा। तो कर लो इसका बस सॉल्व, के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन वी एल, और ये मेरे हिसाब से आ जाएगा कॉस अल्फा डी अल्फा का जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगा साइन अल्फा, लिमिट्स फ्रॉम माइनस ऑफ पाई माइनस डेल बाई 2, पाई माइनस डेल बाई 2 पॉजिटिव वे में इज इक्वल टू 2mv साइन डेल बाई 2। तो ये मेरे हिसाब से आएगा के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन वी एल, और ये आ जाएगा अपने पास साइन पाई बाई 2 माइनस डेल बाई 2 माइनस ऑफ साइन, माइनस साइन अंदर अंदर आ जाएगा अपने पास पाई बाई 2 माइनस डेल बाई 2। ठीक है, तो ये अपना किसके बराबर होगा, ये अपना बराबर हो जाएगा 2mv साइन डेल बाई 2 के। तो के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन वी एल, ये मेरे हिसाब से आ रहा है, तो ये अपने पास आएगा कॉस डेल बाई 2, और इसको जब मैं सॉल्व करके देखूँ तो ये आएगा प्लस का कॉस डेल बाई 2। ये अपने किसके बराबर है, 2mv साइन डेल बाई 2। तो तुम देखो के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन वी एल, यह आ जाएगा अपने पास 2 कॉस डेल बाई 2 इज इक्व टू 2mv साइन डेल बाई 2। तो 2 से 2 गया, और कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो मैं 10 डेल बाई 2 को क्या लिख सकता हूँ, के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन एम वी स्क्वायर एल। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, कहीं कैलकुलेशन गलत तो नहीं हो गई है, मेरे हिसाब से तो मैंने कैलकुलेशन बिल्कुल सही करी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से डेल बाई 2 अपना किसके बराबर है, टेन इनवर्स के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन एम वी स्क्वायर एल के बराबर होगा। तो यहाँ से जो अपना डेल है वो किसके बराबर आएगा, 2 टेन इनवर्स के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन एम वी स्क्वायर इंटू एल। तो ये अपना क्या हो गया, बेसिकली एंगल ऑफ डेविएशन। आ रहा है तुम्हें समझ, तो ये अपन ने एंगल ऑफ डेविएशन निकाल लिया है। थोड़ा अनयूजुअल मेथड है, ठीक है,
मतलब पहली बार में तो देखो यार करना बहुत ही टिपिकल है इसको। मतलब तुम आर मिनिमम तो निकाल सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं, लेकिन इसको करना बहुत ही टिपिकल है। मेरे को लगता है चीज़ें तुम्हें बढ़िया तरीके से समझ आई होगी। अगर फिर भी तुम्हें कोई डाउट है तो तुम